गुनगुनाई है, कन्हई छाई है, बिग एफएम प्लेइंग 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए गाने जो हिट थे, हिट रहेंगे। सांस चलती है तुझे चलना पड़ेगा ही मुसाफिर, थे जहां पर गर्त पैरों को जमाना ही पड़ा था, पत्थरों से पांव के छाले छिलाना ही पड़ा था, घास मखमल सी जहां थी मन गया था लोट सहसा, थी घनी छाया जहां पर तन जुड़ाना ही पड़ा था, पग परीक्षा पग प्रलोभन जोर कमजोरी भरा तू, इस तरफ डटना उधर ढलना पड़ेगा ही मुसाफिर, सांस चलती है तुझे चलना पड़ेगा ही मुसाफिर। एक ऐसी चीज जिससे हम कभी भी समझौता नहीं कर सकते, सांसें जब तक चलती रहती हैं हमें भी चलना पड़ेगा, इसी का नाम जिंदगी है। और यह बताया डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने। यात्रा और यात्री उनकी बहुत ही प्यारी कविता लगती है मुझे। जब भी पढ़िए एक नया अर्थ निकलता है और एक नया जोश आता है चलने का, जिंदगी जीने का। तो आज एक नई जिंदगी शुरू करते हैं नए दिन के साथ, चलते हैं 92.7 बिग एफएम पर। आप सिद्धार्थ के साथ सुन रहे हैं गाने जो हिट थे, हिट रहेंगे। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खुशामदीद, अ वेरी गुड मॉर्निंग। मोड़ मुड़ते चले जाते हैं लेकिन हमें डरना नहीं है, हमें चलना है। 92.7 बिग एफएम पर आप सिद्धार्थ के साथ सुन रहे हैं गाने जो हिट थे, हिट रहेंगे। अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज 29 अप्रैल है, वेंसडे है, एक दिन और रह गया है 30 अप्रैल, यानी कि ये महीना भी खत्म होने वाला है। करीब करीब आधा साल खत्म हो गया, हमें पता भी नहीं चला। और ऐसा ही होता है, हम चलते चले जाते हैं वक्त से भी ज्यादा तेज कई बार। कल 30 अप्रैल है और मैंने कल भी बताया आपको कि बहुत इंपॉर्टेंट दिन है इंडियन सिनेमा के हिसाब से, फिल्मों के हिसाब से, क्योंकि कल दादा साहब फाल्के की बर्थ एनिवर्सरी है। और इसलिए इस पूरे हफ्ते में बात कर रहा हूं दादा साहब फाल्के अवार्डीज की, जिनका बहुत ज्यादा इमेंस कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है फिल्मों को। और अगर हम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो एक फैमिली जो करीब 80-85 सालों से लगातार कंट्रीब्यूशन देती चली जा रही है, कौन सी फैमिली है वो? सिर्फ और सिर्फ एक ही फैमिली हो सकती है, वो कपूर फैमिली। और मजे की बात कि दादा साहब फाल्के अवार्ड 3 लोगों को मिल चुका है इस फैमिली से, पृथ्वीराज कपूर साहब, राज कपूर साहब। तो आज जरा जानेंगे इस फैमिली को थोड़ा और करीब से, 8 से 9 बजे के बीच। और महाराष्ट्र डे 1 मई को आता है। वो दिन ऐसा दिन होता है जब हम महाराष्ट्र की पहचान की बात करते हैं, महाराष्ट्र की शान की बात करते हैं। और इस पूरे हफ्ते, जैसा कि मैंने कहा कि मैं एक एक पहलू की बात करूंगा, एक एस्पेक्ट की बात करूंगा जो महाराष्ट्र की शान भी है, महाराष्ट्र की पहचान भी है। आज उस सीरीज में बात होगी लावणी की। लावणी जो कई 100 सालों से चली आ रही परंपरा है, कला है, संस्कृति है, फिर क्यों उसे वो मुकाम नहीं मिला जो बाकी आर्ट फॉर्म्स को मिला है। लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी भी शिद्दत के साथ लावणी को वही मुकाम दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड विनर शकुंतलाबाई नगरकर मेरे साथ होने वाली हैं, इस कला के लिए समर्पित हैं। वो बताएंगी कि वो क्या कर रही हैं और क्या उम्मीद है उन्हें इस कला को लेकर। और साथ ही होने वाले हैं भूषण कोडगांवकर साहब, जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है हाल फिलहाल के दिनों में इस कला को फिर से मेन स्ट्रीम में लाने का। ये सारी बातें 9 से 10 बजे 92.7 बिग एफएम पर आप हैं सिद्धार्थ के साथ। अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज का दिन डांस और म्यूजिक के हिसाब से बहुत ही ज्यादा खास दिन है। क्यों? क्योंकि आज 29 अप्रैल है और 29 अप्रैल को 1919 में एक ऐसे कलाकार का जन्म हुआ जिसने एक खास इंस्ट्रूमेंट को वो जगह दिलाई जो कि कई सालों से उस इंस्ट्रूमेंट के संगीत में होने के बावजूद उसे नहीं मिल पा रही थी। आज उस्ताद कुरैशी अल्लाह रखा खां, जिन्हें हम अल्लाह रखा के नाम से जानते हैं, उनकी बर्थ एनिवर्सरी है। उस्ताद अल्लाह रखा और तबला एक दूसरे के सिनोनिम बन चुके हैं। और अगर उनकी जिंदगी की बात करूं, जिंदगी के सफर की बात करूं, तो उन्होंने शुरुआत की ऑल इंडिया रेडियो से लाहौर में, और वहां पर वो तबला बजाया करते थे। और तभी से तबला एक सोलो इंस्ट्रूमेंट की तरह उन्होंने बजाना शुरू किया, क्योंकि उससे पहले तबला संगत का इंस्ट्रूमेंट माना जाता था कि कोई या तो गा रहा है या कोई सितार बजा रहा है या कोई और इंस्ट्रूमेंट है और साथ में तबला उसका संगत दे रहा है। लेकिन उस्ताद अल्लाह रखा खां को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने तबले को एक बहुत ऊंचा आयाम दिलाया। शुरुआत में उन्होंने बड़े गुलाम अली खान के साथ तबला बजाया, उस्ताद अलाउद्दीन खान के साथ, उस्ताद विलायत खान, वसंत राय जी, उस्ताद अली अकबर खान, और सबसे ज्यादा उन्होंने तबला बजाया जुगलबंदी की पंडित रविशंकर जी के साथ। और न सिर्फ देश में उनका नाम हुआ, पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड, खासकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका
उनका दीवाना हो चुका था। 1967 में मोंटेरे पॉप फेस्टिवल हुआ, उसके बाद 1969 में जो वुडस्टॉक फेस्टिवल हुआ, लोग दीवाने हो गए उस्ताद अल्लाह रखा खां के। और अगली जनरेशन को भी उन्होंने तैयार किया। उस्ताद जाकिर हुसैन को देखें, उनके बेटे तौफीक कुरैशी को देखें, फजल कुरैशी को देखें, सभी अपने अपने फील्ड में बहुत ज्यादा माहिर हैं। आज के ही दिन को 1982 में इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट ने इंटरनेशनल डांस डे के रूप में सेलिब्रेट करने का फैसला किया। डांस के अलग अलग फॉर्म्स को, कंटेम्पररी फॉर्म्स को, ट्रेडिशनल फॉर्म्स को प्रमोट करने के लिए आज के दिन को इंटरनेशनल डांस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और महाराष्ट्र के एक डांस फॉर्म की बात करें, लावणी की बात करें, उसे वो दर्जा क्यों नहीं मिल पा रहा जो बाकी आर्ट फॉर्म्स को मिलता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो बहुत शिद्दत के साथ इस कोशिश में लगे हुए हैं, आशावादी भी हैं। शकुंतलाबाई नगरकर बहुत प्रसिद्ध लावणी डांसर हैं, वो मेरे साथ होने वाली हैं। वो बताएंगी कि क्या भविष्य देखती हैं और क्यों लावणी के सिर्फ एक ही एस्पेक्ट को हम जान पाते हैं। 9 से 10 बजे के बीच में देखिए क्या हसीन इत्तेफाक है। उस्ताद अल्लाह रखा खां की बर्थ एनिवर्सरी और आज इंटरनेशनल डांस डे। 92.7 बिग एफएम पर आप सिद्धार्थ के साथ वेरी गुड मॉर्निंग। कल यानी कि 30 अप्रैल को दादा साहब फाल्के की बर्थ एनिवर्सरी है, इंडियन फिल्म्स के जनक। तो इस पूरे हफ्ते में बात कर रहा हूं दादा साहब फाल्के अवार्डीज की, क्योंकि उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को भी और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को। एक फैमिली की अगर बात की जाए जिनका कंट्रीब्यूशन करीब करीब उतना ही पुराना है जितनी ये इंडस्ट्री पुरानी है, तो सिर्फ एक ही नाम जहन में आता है, वो है कपूर फैमिली। तो आज बात करने वाला हूं पृथ्वीराज कपूर साहब की, राज कपूर साहब की, और अभी अभी जिन्हें मिला है दादा साहब फाल्के अवार्ड, शशि कपूर साहब की। और एक सवाल भी पूछूंगा कि उस फिल्म का नाम बताइए जिसमें ये तीनों दिखाई देते हैं। आसान सवाल है। 39927 यानी 39927927 पर कॉल करें या 8080837958 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। सही जवाब मैसेज कर दें। और एक बहुत ही खूबसूरत किताब राज कपूर साहब पे लिखी हुई द ग्रेट शोमैन आपके नाम हो सकती है। 92.7 बिग एफएम पर आप सिद्धार्थ के साथ सुन रहे हैं। आज 29 अप्रैल है, हफ्ते के बीचों बीच यानी कि वेडनेसडे को हम खड़े हुए हैं। तो इस घंटे, इस दिन कौन कौन सी खबरें देश, दुनिया और हमारे शहर में सुर्खियों में है, ये बता देता हूं। 92.7 बिग एफएम पर सुर्खियों में। नेपाल में राहत का काम जोरों पर है, लेकिन नेपाल के गवर्नमेंट ने यह मान लिया है कि मरने वालों की तादाद 10,000 से ज्यादा हो सकती है। ये बहुत ही दुखद खबर है, हिला देने वाली खबर है। लेकिन वहां के जो लोकल लोग हैं, पब्लिक है, जनता है, उनका रोष बढ़ता जा रहा है, उनका गुस्सा अपनी सरकार की तरफ बढ़ता जा रहा है। और इंडियन गवर्नमेंट जो मदद कर रही है उसके लिए वो बहुत आभारी हैं। ऐसी खबरें वहां के न्यूज़पेपर से मिल रही हैं, वहां की मीडिया से भी मिल रही है, क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है और जो बेसिक सहूलियत होती है, खाना, दवा, वार्म क्लोथ्स, ये सब भी वहां की सरकार मुहैया नहीं कर पा रही है। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से तमाम मदद पहुंचाया जा रहा है वहां पे। जल्दी से जल्दी स्थिति सामान्य हो जाए, यही हम सबकी दुआ होनी चाहिए, यही हम सबकी दुआ है। हम सभी यही सोच रहे हैं। बीएमसी में एक शिकायत को, एक कंप्लेन को पूरा करने के लिए ऑन एन एवरेज 3 दिन का वक्त लगना चाहिए। ये शिकायत कुछ भी हो सकती है। हो सकता है कि ड्रेनेज चोक हो गया हो या ब्लॉक हो गया हो, उसके अलावा डस्टबिन नहीं हो कहीं या डस्टबिन को रिप्लेस करना हो, कंटामिनेटेड यानी कि प्रदूषित पानी की सप्लाई हो रही हो जिसको दुरुस्त करना हो, वाटर लाइन में लीकेज हो सकती है। इन सब काम के लिए 3 दिन होते हैं। 2014 में ऑन एन एवरेज 17 दिन का वक्त लिया गया एक शिकायत को पूरा करने में, एक शिकायत। और किसी किसी वार्ड में तो 80 से 85 दिन का भी वक्त लग गया। बीएमसी के नए कमिश्नर आए हैं, अजय मेहता साहब, टास्क मास्टर माने जाते हैं और एकदम नो नॉनसेंस अप्रोच है उनका। बहुत उम्मीदें हैं उनसे कि अब जाकर बीएमसी के काम करने के तरीके में, कंप्लेंट्स को अटेंड करने के तरीके में बहुत ज्यादा फर्क आने वाला है। देखते हैं, नजरें हम टिकाए रखेंगे। और बच्चों की बात करें तो स्कूल जाते हुए बच्चे की कौन सी तस्वीर हमारे सामने आती है, हमारे जहन में आती है? क्या वो बहुत खुश रहता है बच्चा? नहीं, उसके कंधे पर ऐसा लगता है कि दुनिया भर का बोझ डाल दिया गया हो, उसकी कमर झुक जाती है। बचपन में ही स्कूल जाने में उसे कोफ्त होती है, प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसका बस्ता बहुत ज्यादा भारी होता है। पिछले साल नवंबर में एक कमेटी की स्थापना हुई, प्राइमरी एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कमेटी बनाई थी जिसे रिकमेंडेशन देना था कि कैसे स्कूल के बस्ते को हल्का किया जाए। तो अब उस कमेटी ने अपने रिकमेंडेशन दे दिए हैं। इनमें से एक रिकमेंडेशन यह है कि एक दिन में सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स की पढ़ाई की जाए, उससे ज्यादा नहीं। और बाकी जो 2 सेट्स होते हैं किताबों के, उनमें से एक सेट स्कूल में ही रखा जाए, एक सेट घर पे रखा जाए। पानी की
व्यवस्था हो ताकि बच्चों को वाटर बॉटल ले जाने की जरूरत ना पड़े। और इस तरह के और भी कई रिकमेंडेशन है। एक रिकमेंडेशन ये भी है कि स्कूल्स में स्लेट्स का इंतजाम हो ताकि नोटबुक कैरी ना करना पड़े। इसे विधानसभा के इसी सत्र में पेश किया जाने वाला है और अगर ये पास हो गया तो एक बड़ा स्टेप होगा। 92.7 बिग एफएम पर आप सिद्धार्थ के साथ अ वेरी गुड मॉर्निंग। कल यानी कि 30 अप्रैल को दादा साहब फाल्के की बर्थ एनिवर्सरी है और इस पूरे हफ्ते बात कर रहा हूं दादा साहब फाल्के अवार्डीज की, जिन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा रहा है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में। और जिनका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है, जिस फैमिली का, जिसका इतिहास फिल्मों में करीब करीब उतना ही पुराना है जितना हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का इतिहास पुराना है, कपूर फैमिली की बात कर रहा हूं। तो आज कपूर फैमिली की बात शुरुआत होती है पृथ्वीराज कपूर साहब से। शुरुआत से ही एक्टिंग में इंटरेस्ट था, छोटे मोटे रोल किया करते थे, नाटकों में हिस्सा लिया करते थे। लयालपुर में, जो अर्स्टवाइल पंजाब मतलब पार्टीशन के पहले के पंजाब का हिस्सा था, वहां पर उनका जन्म हुआ। उसके बाद वो कुछ दिन पेशावर में भी रहे और 1928 में अपनी चाची से कुछ पैसे उधार लेकर उन्होंने इंपीरियल फिल्म्स कंपनी ज्वाइन कर लिया और साइलेंट फिल्मों में काम करने लगे। 9 साइलेंट फिल्मों में काम किया पृथ्वीराज कपूर साहब ने। दो धारी तलवार, शेरे अरब, प्रिंस विजय कुमार, इस तरह की तमाम फिल्में। फिर 1931 में जब इंडिया की पहली टॉकीज बनी, मतलब बोलती फिल्म बनी आलमारा, तो उसमें भी राज कपूर साहब का एक कैरेक्टर था, एक रोल था। लेकिन वो फिल्म जिसने उन्हें सबसे ज्यादा ख्याति दिलाई वो थी 1937 की फिल्म विद्यापति। बहुत ज्यादा सराहना हुई उनके काम की उस फिल्म में। लेकिन थिएटर का शौक उन्होंने कभी नहीं छोड़ा, नाटक करते चले गए और इसी के तहत उन्होंने ग्रांट एंडरसन थिएटर कंपनी, एक इंग्लिश थिएटर कंपनी होती थी, उसे ज्वाइन कर लिया मुंबई में। और भी कुछ करना चाहते थे, पूरे देश में घूमना चाहते थे, पूरी दुनिया में अपने नाटकों को लेकर घूमना चाहते थे और इसी के तहत 1944 में उन्होंने पृथ्वी थिएटर्स की स्थापना की। उसके बाद फिल्मों में काम करना उन्होंने थोड़ा सा कम कर दिया क्योंकि थिएटर हमेशा से उनका पहला शौक रहा था और ऐसा वो इसलिए भी कर पाए क्योंकि अर्ली 40s में ही राज कपूर साहब अपने पैरों पर खड़े हो चुके थे। 92.7 बिग एफएम पर आप हैं सिद्धार्थ के साथ अ वेरी गुड मॉर्निंग। कल दादा साहब फाल्के की बर्थ एनिवर्सरी है। भारतीय सिनेमा के जनक कहा जाता है उन्हें, इसलिए उनके नाम पर इंडियन फिल्म्स में सबसे बड़ा अवार्ड जिसे माना जाता है कंट्रीब्यूशन के लिए फिल्म इंडस्ट्री को, दादा साहब फाल्के अवार्ड की स्थापना की गई। इस पूरे हफ्ते बात करता रहा हूं और करता रहूंगा उन कलाकारों की जिनको इन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एक फैमिली, कमाल की फैमिली, पिछले 85 सालों से लगातार कंट्रीब्यूट कर रही है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को, वो है कपूर फैमिली। 3 लोगों को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है इस फैमिली के, पृथ्वीराज कपूर साहब, राज कपूर साहब और शशि कपूर साहब। आज उन्हीं तीनों की बात कर रहा हूं मैं। राज कपूर साहब की बात करूं तो बहुत कम उम्र से ही फिल्मों की तरफ उनका रुझान बढ़ गया था और सोशली बहुत ही अवेयर पर्सनैलिटी थे। लेकिन एक बात जो राज कपूर साहब के बारे में बताना बहुत जरूरी है कि इतने बड़े कलाकार के बेटे होने के बावजूद, मतलब वो पृथ्वीराज कपूर साहब के बेटे थे, उनमें कभी भी कोई भी अहंकार, ईगो जैसी चीज नहीं आई। 1935 में वो पहली बार फिल्मों में नजर आए। इनकलाब वो फिल्म थी, पृथ्वीराज कपूर साहब काम कर रहे थे दुर्गा खोटे जी के साथ। उसके बाद केदार शर्मा जो जाने माने निर्देशक होते थे उनको असिस्ट भी करने लगे राज कपूर साहब और बिल्कुल असिस्टेंट की तरह ही जाते थे सेट पे। क्लैपर बॉय का काम भी किया है राज कपूर साहब ने, थप्पड़ भी खाए हैं केदार शर्मा से गलती होने के बाद, लेकिन इन सब से सीखा ही राज कपूर साहब ने। और पृथ्वीराज कपूर ने यह बहुत क्लियर कर दिया था कि उन्हें जो कुछ भी करना है, मतलब राज कपूर साहब को, वो अपने बलबूते ही करना है। पृथ्वी थिएटर से बाकायदा उनको सैलरी मिला करती थी उस जमाने में और ये कपूर खानदान का रिवाज रहा है हमेशा से। उसके बाद उन्होंने अपनी पहली फिल्म डायरेक्ट की राज कपूर साहब ने, आग। फिल्म बहुत ज्यादा चली नहीं, लेकिन इसी दौरान तब उन्होंने बरसात बनाने की सोची। 1949 में बरसात रिलीज होती है, आरके फिल्म्स की स्थापना होती है और उसके बाद राज कपूर साहब बहुत कम उम्र में ही एक बहुत बड़ा नाम बन जाते हैं। उसके बाद तो क्या ही फिल्में बनाई उन्होंने। आवारा देखिए, श्री 420 देखिए, चोरी चोरी देखिए, जागते रहो देखिए, जिस देश में गंगा बहती है, 1964 की उस दशक की सबसे बड़ी हिट फिल्म संगम देखिए। कमाल राज कपूर साहब का। और एक बात बताना बहुत जरूरी है, मैं दादा साहब फाल्के अवार्ड की बात कर रहा हूं। राज कपूर साहब ये अवार्ड लेने गए थे उस हॉल में, उनका नाम अनाउंस होता है, लेकिन इससे पहले कि वो स्टेज तक पहुंच पाते हैं वो बेहोश हो जाते हैं और कोमा में चले जाते हैं। कला के लिए जीना, कला के लिए मरना, यही राज कपूर साहब का मोटिव था, ऐसा लगता है। 92.7 बिग एफएम पर आप हैं सिद्धार्थ के साथ अ वेरी गुड मॉर्निंग।
आज बात कर रहा हूं कपूर फैमिली की, पृथ्वीराज कपूर साहब की बात की, राज कपूर साहब की बात की, और जिन्हें अभी अभी हाल में ही दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है, शशि कपूर साहब। और ये कपूर फैमिली की खासियत रही है कि हर किसी ने अलग अलग ट्रेड पकड़ा है अपने लिए। अगर हम पृथ्वीराज कपूर साहब की बात करें तो थिएटर से जुड़े रहे, उसके बाद फिल्मों में काम किया, लेकिन फिल्में कभी बनाई नहीं क्योंकि वो उनका ट्रेड नहीं था। राज कपूर साहब फिल्में बनाने में, स्टोरी टेलिंग में ज्यादा इंटरेस्टेड थे, तो उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी शुरू की आरके फिल्म्स, और उसके बाद वो फिल्में बनाते चले गए, डायरेक्ट करते चले गए। शशि कपूर साहब की अगर बात करें, थिएटर से बहुत ज्यादा लगाव रहा। ये ट्रेड उन्होंने अपने पिता से लिया था और यही वजह थी कि शुरुआत से ही वो पृथ्वी थिएटर से जुड़े रहे। फिर फिल्मों में काम करना शुरू किया। 60s में बहुत ज्यादा संघर्ष किया शशि कपूर साहब ने। शुरुआत में फिल्में बिल्कुल नहीं चली, लेकिन उसके बाद जब फिल्में चलनी शुरू हुई तब उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक डैशिंग इमेज उनकी बनी, लेडी किलर जिन्हें कहा जाता है, हार्ट थ्रॉब लड़कियों के शशि कपूर साहब। लेकिन हमेशा मीनिंगफुल काम करने की चेष्टा रही शशि कपूर साहब की, और यही वजह थी कि उन्होंने मीनिंगफुल सिनेमा प्रोड्यूस करनी शुरू की। फिर वो जुनून हो, विजेता हो, कलयुग हो, उत्सव हो, बेहतरीन फिल्में प्रोड्यूस की हैं शशि कपूर साहब ने। और एक सवाल मैंने आपसे पूछा कि कौन सी फिल्म है जिसमें तीनों दिखाई देते हैं, यानी कि पृथ्वीराज कपूर साहब, राज कपूर साहब और शशि कपूर साहब भी। और सही जवाब है आवारा, जिसमें शशि कपूर साहब चाइल्ड एक्टर की तरह हमें दिखाई देते हैं। और मजे की बात कि इसमें दीवान बशेश्वर नाथ कपूर साहब भी दिखाई देते हैं जज की भूमिका में, जो पृथ्वीराज कपूर साहब के पिता थे। मतलब 3 जनरेशन ऑलमोस्ट हम इस फिल्म में देख पाते हैं। और सबसे पहले सही जवाब दिया है आदित्य त्रिवेदी जी ने पवई से। तो आपको राज कपूर साहब के ऊपर लिखी हुई एक बहुत ही बेहतरीन किताब द ग्रेट शोमैन बहुत बहुत मुबारक। 70s का जो दशक था वो काफी कुछ नई चीजें लेकर आया है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। मल्टी स्टारर फिल्में उनमें से एक थी। पहले एक बड़ा स्टार होता था फिल्म में, लेकिन उसके बाद अगर आप 70s की फिल्में देखें, दीवार जैसी फिल्में देखें, तो वो मल्टी स्टारर फिल्में ही रही। मनमोहन देसाई साहब ने, यश चोपड़ा साहब ने, प्रकाश मेहरा साहब ने हमेशा मल्टी स्टारर फिल्में ही बनाई ज्यादातर। मतलब दीवार बेहतरीन फिल्म 92.7 बिग एफएम पर, आप हैं सिद्धार्थ के साथ। और कौन पहुंचा है 7वें आसमान पर, मतलब कौन बना है वोडाफोन सुपर फैन। तो वोडाफोन सुपर फैन बने हैं भवेश मक्का साहब, बहुत बहुत बधाई आपको। और हैदराबाद और दिल्ली का मैच देखने के लिए ये पहुंचे विशाखापत्तनम, और फिर उनके साथ क्या हुआ? पहले से मेरा एक ड्रीम था मैं IPL मैच ग्राउंड पे देखूं, तो वोडाफोन ने मुझे एक बढ़िया मौका दिया, तो मुझे बहुत बेहद खुशी हुई, जो मेरे लाइफ टाइम मुझे याद रहेगा मुझे कि मैं एक मैच मैंने अपनी आंखों से देखा है। अच्छा भवेश जी, ये बताइए कि आपको एक बॉल भी मिला है ग्राउंड पर, वो भी कैप्टन से, वो कैसा मोमेंट था आपके लिए? मैंने डिमिनी से पूछा भी कि ये बॉल, ये रियल में यही बॉल है, यही बॉल से आप खेलते हैं? तो डिमिनी ने मुझे बताया कि ना सर, हम यही बॉल से खेलते हैं जो आपको दिया है। मैं तो सर विशाखापट्टनम में मैच देखने गया था, तो विशाखापट्टनम से लेकर दिल्ली तक पूरी टीम कोच के साथ मेरे साथ थी फ्लाइट में। इससे बढ़िया मौका किसको कैसे मिल सकता है सर? बहुत खुशी हो रही है मुझे कि वोडाफोन एक अच्छा मौका दे रही है सबको। भवेश साहब, एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद आपको वोडाफोन सुपर फैन बनने के लिए। एंड आई एम श्योर कि आप भी बनना चाहेंगे वोडाफोन सुपर फैन। और कहाँ मिल सकता है आपको ये मौका और कैसे बन सकते हैं? Stay tuned for the Vodafone Speed Quiz question of the match and tweet your answer with hashtag Vodafone Speed Quiz or SMS speed space answer space city at 144 and become Pepsi IPL's Vodafone super fan. तो इससे आसान तरीका और क्या हो सकता है? मतलब मैच देखिए, बीच में एक सवाल पूछा जाएगा और फिर ट्वीट कीजिए सही जवाब, हैशटैग लगाइए वोडाफोन सुपर क्विज। अब आपको यही करना। 92.7 बिग एफएम पर आप सिद्धार्थ के साथ। एसवी रोड पर आज भी बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। अगर आप विले पार्ले से अंधेरी की तरफ जा रहे हैं तो सजेस्ट मैं ये करूंगा कि आप लिंक रोड ले लें, वहां पे थोड़ा सा कम ट्रैफिक है। उसके अलावा सांता क्रूज चेंबूर लिंक रोड से अगर आप कलीना की तरफ जा रहे हैं तो आपको कंजेशन मिल सकता है। मरीन ड्राइव के पास अचानक से बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो गया है इंटरकॉन्टिनेंटल होटल के सामने। और ओबेरॉय फ्लाईओवर अगर आप वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे हैं तो वहां पे ट्रैफिक मिलेगा आपको। और दहीसर चेक नाका में दोनों तरफ से, मतलब आने और जाने दोनों तरफ से आपको ट्रैफिक मिल सकता है। अगर आप कहीं पे ट्रैफिक में अटके पड़े हो तो प्लीज कॉल करके बताएं। 39927927 यानी 39927927 हमारा नंबर है। 92.7 बिग एफएम पर आप हैं सिद्धार्थ के साथ। वेरी गुड मॉर्निंग। और आज इंटरनेशनल डांस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है पूरी दुनिया में। जो अलग अलग फॉर्म्स हैं डांस के, फिर वो कंटेम्प्रेरी फॉर्म हो या फिर कि ट्रेडिशनल फॉर्म हो। महाराष्ट्र डे है 1 मई को, तो मैंने ये फैसला किया है कि पूरे हफ्ते महाराष्ट्र की एक पहचान, एक आइडेंटिटी की बात करूंगा जो महाराष्ट्र की शान भी है, कला की फील्ड से, संस्कृति की फील्ड से, खाने पीने की फील्ड से, स्पोर्ट्स की फील्ड से। तो आज उस सीरीज में बात करने वाला हूं लावणी के बारे में।
कई सौ सालों से ये प्रथा चली आ रही है, ये ट्रेडिशन। बहुत ही खूबसूरत डांस है। श्रृंगार की बात करते हैं, सौंदर्य की बात करते हैं, खूबसूरती की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसे अलग तरीके से देखा जाने लग गया है, उसे एक आइटम नंबर की तरह देखा जाने लग गया है, और ये बहुत ही दुखद बात है। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो लगातार निरंतर कोशिश कर रहे हैं कि उसको अपने ओरिजिनल स्वरूप में वापस लाया जाए, लोगों को दिखाया जाए और बताया जाए कि लावणी की जो प्रथा है वो कितनी ज्यादा रिच है। ऐसे ही एक इंसान भूषण कोरगांवकर साहब लगातार कोशिश कर रहे हैं कि लावणी का वो स्वरूप वापस आए। अभी भूषण कोरगांवकर साहब मेरे साथ हैं। भूषण जी, बहुत बहुत स्वागत आपका 92.7 बिग एफएम पर। भूषण जी, ये जानना चाहूंगा कि शुरुआत कहाँ से हुई, कब आपको लगा कि इसके बारे में कुछ करना चाहिए? इस क्षेत्र में शुरुआत 2004 में हुई, जब भी मैंने एक लावणी देखी माया कुटेगांवकर जी, और जो देख के मेरी लावणी की जो एक इमेज बनी थी मन में। क्या इमेज थी वो, अगर मैं पूछूं तो? वो इमेज बहुत ही ऐसी चीप या वल्गर जैसी थी। मुझे लगता था कि ये कोई आइटम नंबर होगा, तो ये देख के मुझे लगा कि इस कला में कुछ ऐसी चीज है कि जो आज तक सामने नहीं आ सकी है। और मेरी मुलाकात सावित्री मेधातुल से हुई। हम दोनों ने मिलकर सोचा कि हमें इस पे कुछ डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनानी चाहिए। हमने समझा कि इनकी जो स्टाइल है पेश करने की, इनफैक्ट वो पेश करना भी बोलते नहीं है, वो बोलते हैं कि हम लावणी खेलते हैं। ये बहुत ही इंटरैक्टिव और स्पॉन्टेनियस, जैसे कि आप कुछ रिएक्शन देंगे तो उसके सामने वो ऐसा कुछ बोल जाएंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि अरे बाप रे मैं क्या। राइट। एक तो जो ऑडियंस का पर्सपेक्टिव है, उनका दृष्टिकोण होता है इस कला के लिए, एक जो कर रहे होते हैं, जो परफॉर्मर्स होते हैं, उनका दृष्टिकोण। इन दोनों दृष्टिकोण में समानता क्या है और मतभेद क्या है, अगर मैं पूछूं तो? लावणी परफॉर्मर्स का जो पर्सपेक्टिव है वो दो प्रकार का है। एक तो कला है और दूसरा रोजी रोटी जी, क्योंकि उन्हें इसी पे उनके पूरी फैमिली डिपेंड होती है। वही पेश करती है या वही खेलती है जिसमें उनको ज्यादा पैसा है। तो अगर जो लोग आते हैं देखने को, वो बोलेंगे कि हमें नहीं ये लावणी वावणी नहीं चाहिए, हमें कुछ हिंदी फिल्म का सॉन्ग ही गा के सुनाओ या डांस करके दिखाओ, तो उन्हें वही करना पड़ता है। 2 परफॉर्मेंस होने वाले हैं, बेहतरीन परफॉर्मेंस। एक 30 अप्रैल को यानी कि कल प्रबोधनकर ठाकरे मिनी थिएटर में बोरीवली वेस्ट में, और परसों यानी कि 1 मई को पूला देशपांडे मिनी थिएटर रविंद्रनाट्य मंदिर में शाम 7:30 बजे। और जो परफॉर्मेंस देने वाली हैं शकुंतला बाई नगरकर, उन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बहुत बड़ा अवार्ड है। बहुत दिनों से लावणी कर रही हैं। थोड़ी देर में उनसे जानेंगे कि वो क्या भविष्य देखती हैं लावणी का। डांस नृत्य कितना अहम हिस्सा है उसका, चाहे हम थिएटर देखें, नाटक देखें, फिल्में देखें, हर फॉर्म में डांस का एक अपना महत्व होता है और बहुत खास महत्व होता है। 92.7 बिग एफएम पर आप हैं सिद्धार्थ के साथ। अ वेरी गुड मॉर्निंग। डांस के लिहाज से आज खास दिन है क्योंकि आज के दिन को पूरी दुनिया में इंटरनेशनल डांस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, और महाराष्ट्र दिवस आने वाला है 1 मई को, परसों। तो मेरी कोशिश है कि मैं हर दिन एक पहलू की बात करूं जो महाराष्ट्र की आइडेंटिटी भी है, चाहे वो कला की फील्ड से हो, संस्कृति की फील्ड से हो, खाने पीने की फील्ड से हो। तो आज उस कड़ी में बात हो रही है लावणी की। शकुंतला बाई नगरकर जी बहुत सालों से लावणी कर रही हैं और इसके लिए उन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी मिला है, जो कि बहुत बड़ा अवार्ड माना जाता है। अभी शकुंतला बाई जी हमारे साथ हैं, तो बहुत बहुत स्वागत आपका 92.7 बिग एफएम पर। अभी तो तैयारियां जोर शोर से चल रही होंगी आपकी जो परफॉर्मेंस है आप जी। लावणी को जिस दृष्टिकोण से हम देखते हैं उससे कितना अलग है लावणी? उसका देखने का नजरिया अलग है जी, क्योंकि लावणी बहुत पुरानी है, महाराष्ट्र की शान है। कुछ लोग उसको गलत समझते हैं जी, लावणी अच्छी नहीं है ऐसा भी बोलते हैं। जो अभी लावणी होती है थिएटर में, तो वो देख के उनका नजरिया बदल जाता है जी। लेकिन जो असल में जो लावणी है वो अगर आप देखेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि लावणी की परंपरा कैसी है और कैसी नहीं, कैसी करना चाहिए। आपको ऐसा लगता है शकुंतला बाई जी कि जिस तरीके से लावणी को प्रमोट करना चाहिए उसमें कुछ कमी है? बात तो सही है आपके। मैंने बहुत से पहले भी प्रोग्राम किए कि जो पुरानी लावणी होती है जी, यानी फिल्मी लावणी नहीं, मराठी पिक्चर की जो लावणी है, उघडी माझी सांडलिगा जाता साताऱ्याला जाता साताऱ्याला, ये फिल्मी गाने हैं। बहुत से ऐसी लावणी है जो पुरानी जो लावणी है, जो बड़े बड़े कवि ने लिखे, पठ्ठे बापूराव साळा। कुछ गाकर सुनाए ना पुराने। पाहुनिया चंद्रवदन,
चांद को देखती है, उसके प्रियकर की याद आते हैं। अभी वो करने में भी और भी मजा आता है। जी जी। अगर आपको शायद फुर्सत मिले। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो आपका परफॉर्मेंस देखने आ रहा हूँ। बिल्कुल, ये संगीत बारी है और मुंबई में बहुत कम दिखाई देता है, तो मैं जरूर आऊंगा देखने। जी हाँ। और मैं चाहूंगा कि आप भी जाएं, देखें जरूर। कल रात 9 बजे प्रबोधनकर ठाकरे मिनी थिएटर बोरीवली वेस्ट में इनका परफॉर्मेंस होने वाला है, और परसों यानी कि 1 मई को पूला देशपांडे मिनी थिएटर रविंद्रनाट्य मंदिर में प्रभा देवी में शाम 7:30 बजे इनका परफॉर्मेंस है। संगीत बारी। मैं हूं सिद्धार्थ, वेरी गुड मॉर्निंग। और गुलजार साहब का सिर्फ मैं ही मुरीद नहीं हूं, अन्नू कपूर साहब भी उनके बहुत बड़े फैन हैं, और आज वो गुलजार साहब की ही कहानी सुनाने वाले हैं कि गुलजार साहब ने कभी अपनी माँ को नहीं देखा तो कैसे गुलजार साहब अपनी माँ को याद करते हैं। कल सुबह 7 बजे तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आरजे सिद्धार्थ मेरा फेसबुक पेज, @RJ सिद्धार्थ मेरा ट्विटर हैंडल। जुड़ जाइए, अगर नहीं जुड़े हो तो बातचीत चलती रहती है 92.7 बिग FM पर। गाने जो हिट थे हिट रहेंगे। हैव अ वंडरफुल डे।